फिल्म की शुरुआत होती है। साल 1945 से दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर चल रहा था। पूरा जापान तबाही के कगार पर खड़ा था। हर तरफ सिर्फ धुआं, मौत और हार दिखाई दे रही थी। इसी दौरान आसमान में एक छोटा सा जापानी फाइटर प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है। इस प्लेन का पायलट था कोइची सिकिशिमा। वो जब प्लेन रिपेयर करने आया तो उसने बताया कि उसके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कोइची एक कामिकाज़े पायलट था, यानी ऐसा सैनिक जिसे दुश्मन के जहाज से अपने प्लेन को टकराकर अपनी जान कुर्बान करनी थी। लेकिन आखिरी पल में उससे ये नहीं हो पाया। वो मरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्लेन खराब होने का बहाना बनाया और उसे ओडो आइलैंड के रिपेयर बेस पर उतार दिया। बेस पर मौजूद चीफ मैकेनिक ताचिबाना और उसकी टीम तुरंत प्लेन की जांच शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें समझ आ जाता है कि इंजन बिल्कुल सही है। ताचिबाना गुस्से में कोइची के सामने आकर कहता है, तुम मशीन नहीं, अपने डर को रिपेयर कराने आए हो। उसकी एक बात सीधे कोइची के दिल में चुभ जाती है, क्योंकि वो सच जान चुका था। कोइची युद्ध से भाग कर आया था। शर्म और अपराध बोध से भरा कोइची बिना कुछ बोले समुद्र किनारे जाकर बैठ जाता है। वहीं ताचिबाना भी उसके पास आता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी दिखाई देती है। वो धीरे से कहता है, मर जाना आसान होता है, लेकिन उस मौत का बोझ लेकर जिंदा रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। कोइची कुछ जवाब नहीं देता। तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती हुई दर्जनों मरी हुई मछलियों पर पड़ती है। उसे ये अजीब तो लगता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये आने वाले तूफान की पहली चेतावनी थी। रात होते ही पूरे रिपेयर बेस में अचानक इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। पहले सबको लगता है कि शायद दुश्मन का हमला होने वाला है, लेकिन जब सर्च लाइट समुद्र की तरफ घूमती है तो अंधेरे के बीच एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। उसकी चमकती हुई आंखें, पहाड़ जैसे पैर और दहाड़ इतनी भयानक कि पूरी जमीन कांप उठती है। वो था गॉडजिला। उसे देखते ही पूरे बेस में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ताचिबाना तुरंत कोइची की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, तुम्हारे प्लेन में मशीन गन लगी है, जाओ और उसे रोको। कोइची भागकर प्लेन में बैठ तो जाता है, लेकिन जैसे ही गॉडजिला उसकी तरफ देखता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। उंगली ट्रिगर तक पहुंचती है, लेकिन डर उससे पहले जीत जाता है। एक भी गोली नहीं चलती। उधर बाकी मैकेनिक अपनी छोटी छोटी राइफलों से गॉडजिला पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमला गॉडजिला के लिए किसी मच्छर के काटने से ज्यादा नहीं था। अगले ही पल वो पागलों की तरह हमला करना शुरू कर देता है। कोई उसके पैरों तले कुचल जाता है, किसी को वो हवा में उछाल देता है और कई लोगों को अपने विशाल जबड़ों में जिंदा निकल जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा रिपेयर बेस लाशों में बदल जाता है। कोइची ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन डर ने उसके शरीर को जैसे पत्थर बना दिया था। फिर गॉडजिला की नजर उसके प्लेन पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ता है। कोइची आखिरी सेकंड में प्लेन से छलांग लगा देता है और अगले ही पल गॉडजिला पूरे प्लेन को उठाकर जमीन पर दे मारता है। एक भयानक धमाका होता है और कोइची बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जहां कल तक इंसान थे, आज वहां सिर्फ लाशें थीं। ताचिबाना अकेला अपने साथियों की बॉडी इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर कोइची पर पड़ती है, उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने एक गोली भी चला दी होती तो शायद आज ये लोग जिंदा होते। ये बात सुनकर कोइची पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कभी कभी इंसान सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता, बल्कि दूसरों की मौत का बोझ भी अपने कंधों पर उठा लेता है। कुछ दिनों बाद युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन शांति सिर्फ कागजों में आई थी। असलियत में पूरा जापान बर्बाद हो चुका था। जब कोइची अपने घर लौटता है तो वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें बची थी। उसका घर खत्म हो चुका था। तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उसे देखती है। वो उसे देखकर खुश नहीं होती, बल्कि गुस्से से कहती है, तुम जिंदा कैसे लौट आए? क्या अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था? फिर वो एक और दर्दनाक खबर देती है। युद्ध में कोइची के माता पिता मारे जा चुके थे और सुमिको ने भी अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया था। ये सुनते ही कोइची के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। जिस इंसान ने मौत से बचने की कोशिश की थी, अब वही हर दिन मौत की यादों के साथ जीने के लिए मजबूर था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कोइची की जिंदगी वहीं अटकी हुई थी। हर रात उसे ओडो आइलैंड की वही डरावनी घटना याद आती। गॉडजिला की दहाड़, साथियों की चीखें और ताचिबाना के वो शब्द, अगर तुमने गोली चला दी होती। इन्हीं यादों के बीच एक दिन बाजार में कोइची की मुलाकात एक अजीब लड़की से होती है। वो लड़की अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची लिए भाग रही थी और पीछे कुछ लोग उसे चोर चोर कहकर दौड़ा रहे थे। अचानक वो बच्ची कोइची की गोद में थमा देती है और भीड़ में गायब हो जाती है। कोइची वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आती है। उसका नाम था नोरिको। नोरिको बताती है कि ये बच्ची उसकी अपनी नहीं है। युद्ध के दौरान उसकी असली माँ मरने वाली थी। आखिरी सांस लेने से पहले उसने अपनी बेटी नोरिको की गोद में सौंप दी थी। तब से दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। कोइची पहले तो उन्हें अपने घर में रखने से मना करता है, लेकिन रात होने पर नोरिको वहीं रुक जाती है और शायद पहली बार उस उजड़े हुए घर में इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है।
अगली सुबह सुमिको को सारी सच्चाई पता चलती है। बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो रोज उनकी मदद करने लगती है, कभी चावल दे देती, कभी बच्ची को संभाल लेती और धीरे धीरे ये टूटा हुआ घर एक छोटे से परिवार जैसा महसूस होने लगता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। अब कोइची फैसला करता है कि सिर्फ पछतावे से जिंदगी नहीं चल सकती, उसे काम करना होगा। उसे सरकार की तरफ से एक खतरनाक नौकरी मिलती है। समुद्र में बिछी हुई पुरानी माइंस को ढूंढकर नष्ट करना। काम आसान नहीं था, जरा सी गलती पूरी नाव उड़ा सकती थी, लेकिन इसके बदले अच्छी तनख्वाह मिलती थी। कोइची बिना सोचे ये नौकरी स्वीकार कर लेता है। यहीं उसकी मुलाकात 3 नए साथियों से होती है, कैप्टन अकित्सु, वैज्ञानिक डॉक्टर नोदा और युवा नाविक मिजुशिमा। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन युद्ध ने सबके जख्म एक जैसे बना दिए थे। समुद्र में उनका काम बेहद जोखिम भरा था। पहले रस्सियों की मदद से पानी के अंदर छिपी माइंस को ऊपर लाना, फिर दूर से गोली मारकर उन्हें उड़ाना। हर मिशन मौत से सीधा सामना होता था, लेकिन धीरे धीरे ये टीम एक परिवार बन गई। कोइची भी लंबे समय बाद मुस्कुराना सीख रहा था। इधर नोरिको भी अब नौकरी करने लगती है। वो चाहती थी कि कोइची अकेले सारी जिम्मेदारी ना उठाए, लेकिन एक दिन जब कोइची के साथ ही डिनर पर आते हैं, वे मजाक मजाक में पूछ बैठते हैं, इतने साल साथ रह रहे हो, फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? नोरिको हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन कोइची तुरंत मना कर देता है। उसके शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरे जैसे इंसान को परिवार बनाने का कोई हक नहीं है। उसे लगता था जिस इंसान की वजह से इतने लोग मर चुके हों, उसे खुश रहने का अधिकार नहीं। नोरिको कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि ये बात उसे अंदर तक चुभ गई है। इसी बीच दुनिया में एक और खतरनाक घटना घटती है। समुद्र के बीच अमेरिका एक परमाणु परीक्षण करता है और बदकिस्मती से उसी जगह गॉडजिला भी मौजूद था। भयानक रेडिएशन उसके पूरे शरीर में समा जाती है। अब वो पहले वाला जीव नहीं रह जाता, उसका शरीर और विशाल हो जाता है। घाव पहले से भी तेजी से भरने लगते हैं और उसके अंदर एक नई विनाशकारी ताकत जन्म लेती है। ऐसी ताकत जो पूरे शहर को एक पल में मिटा सकती थी, लेकिन जापान को अभी इसका अंदाजा भी नहीं था। कुछ समय बाद कोइची अपनी मेहनत की कमाई से घर ठीक करवा लेता है, एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेता है। पहली बार लगता है शायद उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन किस्मत अभी उससे पूरी तरह खुश नहीं हुई थी। एक दिन समुद्र में काम करते हुए उनकी टीम को एक विशाल अमेरिकी युद्धपोत दिखाई देता है, जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसकी लोहे की मोटी दीवारें फटी हुई थीं, जैसे किसी दैत्य ने उन्हें अपने नाखूनों से चीर दिया हो। उसी समय कोइची की नज़र फिर से समुद्र में तैरती हुई मरी हुई मछलियों पर पड़ती है। वही मछलियाँ जो उसने ओडो आइलैंड पर देखी थी। उसका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ जाता है। वो तुरंत चिल्लाता है, सब लोग सावधान हो जाओ, वो यहीं कहीं है। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले समुद्र का पानी जोर से उबलने लगता है। अगले ही पल एक विशाल साया पानी को चीरते हुए बाहर निकलता है। गॉडजिला वापस आ चुका था। गॉडजिला को सामने देखकर कुछ पल के लिए पूरी नाव पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कोइची के अलावा वहां मौजूद किसी ने भी उस दैत्य को पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन कोइची जानता था, अगर इस बार भी उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। उधर गॉडजिला धीरे धीरे उनकी छोटी सी नाव की तरफ बढ़ रहा था। उसका हर कदम समुद्र की लहरों को कई मीटर ऊपर उछाल रहा था। डॉक्टर नोदा तुरंत एक योजना बताते हैं। वे समुद्र में मौजूद माइंस का इस्तेमाल हथियार की तरह करेंगे। जैसे ही गॉडजिला पास आएगा, वे उसे विस्फोट के बीच फंसा देंगे। योजना शुरू होती है। पहली माइन पानी में छोड़ी जाती है, लेकिन धमाका होने के बाद भी गॉडजिला पर उसका लगभग कोई असर नहीं पड़ता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान पर धूल उड़ाकर मारने की कोशिश की जा रही हो। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था, दूसरी माइन। लेकिन इस बार एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। माइन को उड़ाने वाला तार बीच में ही टूट जाता है। अगर कुछ सेकंड में फैसला नहीं लिया गया तो गॉडजिला उनकी नाव तक पहुंच जाएगा। कोइची बिना देर किए मशीन गन उठाता है और पूरी ताकत से माइन पर गोलियां चलाने लगता है। ठीक उसी पल गॉडजिला अपना विशाल मुंह खोलता है और माइन उसके जबड़ों के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। धड़ाम! इतना जबरदस्त विस्फोट होता है कि पूरे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं। पहली बार गॉडजिला दर्द से चीखता है। उसके चेहरे का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। एक आंख पूरी तरह नष्ट हो जाती है। कुछ पल के लिए सभी लोगों को लगता है शायद उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी उम्मीद टूट जाती है। गॉडजिला का शरीर अपनी ही आंखों के सामने दोबारा ठीक होने लगता है। मांस वापस उगाता है, आंख फिर से बन जाती है और कुछ ही सेकंड में वो पहले जैसा खड़ा था। डॉक्टर नोदा धीरे से कहते हैं, अब हमें समझ आ गया, इसे सिर्फ गोली या बम से नहीं मारा जा सकता। गॉडजिला पहले से भी ज्यादा गुस्से में उनकी नाव की ओर बढ़ता है। उसी समय दूर से जापानी नौसेना के युद्धपोत दिखाई देते हैं। वे बिना समय गवाए गॉडजिला पर लगातार गोले बरसाने लगते हैं। कुछ मिनटों तक पूरा समुद्र धमाकों से गूंजता रहता है, लेकिन गॉडजिला रुकता नहीं। वो पानी के अंदर गोता लगाता है और अगले ही पल
नीचे से हमला करके विशाल युद्धपोतों को खिलौनों की तरह पलट देता है। लोहे के जहाज हवा में उछल जाते हैं, सैकड़ों सैनिक समुद्र में गिर पड़ते हैं और पूरी नौसेना कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। अब उसके रास्ते में कोई नहीं बचा था। उसका अगला निशाना था टोक्यो। उधर कोइची इलाज करवा कर घर लौट चुका था। नोरिको उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के घावों से कहीं ज्यादा गहरे घाव उसके दिल में थे। वो पहली बार नोरिको को अपने अतीत की पूरी सच्चाई बताता है। ओडो आइलैंड, डर, भाग जाना और अपने साथियों की मौत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता था उन सभी मौतों का जिम्मेदार वही है। नोरिको उसका हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कहती है, डरना पाप नहीं होता कोइची, लेकिन हमेशा उसी डर के साथ जीते रहना सबसे बड़ी सजा है। ये बात सुनकर पहली बार कोइची को महसूस होता है कि शायद वो खुद को जरूरत से ज्यादा सजा देता आ रहा था। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। रेडियो पर अचानक खबर आती है, गॉडजिला टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है। कोइची का चेहरा उड़ जाता है, क्योंकि नोरिको की नई नौकरी उसी शहर में थी। वो बिना एक पल गवाए टोक्यो की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोक्यो, कुछ ही मिनट पहले तक जहां लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, अब वहां सिर्फ अफरा तफरी थी। सड़कों पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर तरफ पुलिस के सायरन गूंज रहे थे और शहर के बीचों बीच गॉडजिला एक चलते फिरते प्रलय की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ इमारतें जमीन पर गिर रही थीं, कारें खिलौनों की तरह उछल रही थीं। जो भी उसके सामने आ रहा था वो अगले ही पल मलबे में बदल जाता। उधर नोरिको अपनी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी। वो भी बाकी लोगों की तरह भाग रही थी, लेकिन तभी सामने से आती एक ट्रेन गॉडजिला की नज़र में आ जाती है। वो अपने विशाल हाथों से पूरी ट्रेन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर फेंक देता है। सैकड़ों लोग चीखते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। किसी तरह नोरिको भी ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसी समय कोइची भी शहर पहुंच चुका था। भीड़ के बीच वो पागलों की तरह सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, नोरिको। आखिरकार उसे नोरिको दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और कई दिनों बाद पहली बार गले मिलते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाती है, क्योंकि गॉडजिला अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। जापानी सेना आखिरी कोशिश करती है। टैंक, तोपें, मशीन गन, जो भी हथियार बचा था, सब एक साथ गॉडजिला पर दाग दिए जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। गॉडजिला के पूरे शरीर पर नीली चमक फैलने लगती है। उसकी पीठ पर मौजूद विषाण कांटे एक एक करके चमक उठते हैं। डॉक्टरों और सैनिकों को समझते देर नहीं लगती। वो अपनी सबसे खतरनाक ताकत इस्तेमाल करने वाला था। अगले ही पल गॉडजिला अपना विशाल मुंह खोलता है। उसके अंदर से नीली ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। पूरा शहर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर एक भयानक एटॉमिक ब्रेथ आसमान को चीरते हुए निकलती है। कुछ ही पल बाद पूरा टोक्यो एक विशाल विस्फोट में बदल जाता है। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी शॉकवेव कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। इमारतें पल भर में राख बन जाती हैं। हजारों लोग उसी जगह खत्म हो जाते हैं। कोइची और नोरिको भी उसी शॉकवेव की चपेट में आ जाते हैं। नोरिको समझ जाती है अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो बिना एक पल सोचे पूरी ताकत से कोइची को पीछे धक्का देती है। कोइची दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन नोरिको उस विस्फोट में गायब हो जाती है। कोइची उठकर चीखता है। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज जाती है, लेकिन इस बार उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद पूरे जापान में शोक का माहौल था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30,000 लोग मारे जा चुके थे। हजारों इमारतें खत्म हो चुकी थीं और अब एक बात सबको समझ आ गई थी, अगर गॉडजिला को नहीं रोका गया तो अगला शहर भी इसी तरह मिट जाएगा। इसीलिए सरकार, नेवी, वैज्ञानिक और युद्ध से बचे हुए सैनिक सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर नोदा सबके सामने अपनी योजना रखते हैं। वे बताते हैं गॉडजिला की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर है, इसलिए हमें उसके शरीर से नहीं प्रकृति से लड़ाना होगा। योजना बेहद जोखिम भरी थी। गॉडजिला को समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक खींचा जाएगा। विशाल गैस सिलेंडरों की मदद से उसे लगभग 1500 मीटर नीचे भेजा जाएगा, जहां पानी का असहनीय दबाव उसके शरीर को तोड़ देगा। अगर इससे भी वो नहीं मरा तो विशाल फ्लोट्स की मदद से उसे अचानक ऊपर खींचा जाएगा, ताकि दबाव में हुए बदलाव से उसका शरीर अंदर से टूट जाए। कमरे में बैठे कई लोगों को ये योजना पागलपन लगती है, लेकिन उनके पास इससे बेहतर कोई रास्ता भी नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद कोइची चुपचाप डॉक्टर नोदा के पास जाता है और सिर्फ एक बात कहता है, अगर ये योजना असफल हो गई तो मुझे आखिरी हमला करने के लिए एक फाइटर प्लेन चाहिए। डॉक्टर कुछ पल उसे देखते हैं, फिर धीरे से सिर हिला देते हैं, क्योंकि अब कोइची भागना नहीं चाहता था। वो इस बार अपने डर का हमेशा के लिए अंत करना चाहता था।
मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा जापान एक ही मिशन की तैयारी में जुट जाता है। इस बीच कोइची एक ऐसे इंसान को ढूंढने निकलता है जिससे उसकी आखिरी मुलाकात नफरत के साथ हुई थी, ताचिबाना, वही मैकेनिक जो आज भी उसे अपने साथियों की मौत का जिम्मेदार मानता था। लेकिन इस बार कोइची उसके सामने झुक जाता है। वो कहता है, मैं अपनी जान बचाने नहीं आया, इस बार मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। अगर मैं मर भी गया तो कम से कम किसी और को मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा। ताचिबाना कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि सामने खड़ा इंसान अब वो डरा हुआ पायलट नहीं रहा। आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ताचिबाना पुराने फाइटर प्लेन को पूरी तरह खोलकर दोबारा तैयार करता है। उसमें नए हथियार लगाए जाते हैं, इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव वो चुपचाप करता है। वो प्लेन में इजेक्शन सीट लगा देता है ताकि आखिरी पल में भी कोइची अपनी जान बचा सके। हालांकि वो इस बारे में कोइची को कुछ नहीं बताता। उधर डॉक्टर नोदा अपनी पूरी टीम के साथ समुद्र में जाल बिछा रहे थे। बड़े बड़े जहाज, विशाल गैस सिलेंडर, मोटी स्टील की केबलें, सब तैयार थे। पूरा मिशन सिर्फ एक गलती पर खत्म हो सकता था। रात को कोइची आखिरी बार घर लौटता है। छोटी अकीको दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो एक तस्वीर उसे देती है जिसमें उसने खुद नोरिको और कोइची को एक परिवार की तरह बनाया था। कोइची उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। उसे लगता है शायद वो इस बच्ची को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। उस रात वो एक चिट्ठी लिखकर रख देता है। उसमें अपनी सारी बची हुई रकम और अकीको की जिम्मेदारी सुमिको को सौंप देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस मिशन से वापस नहीं लौटेगा। अगली सुबह पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। समुद्र के बीचों बीच एक विशेष डिवाइस चालू किया जाता है जो गॉडजिला जैसी आवाज निकालता था। कुछ ही देर बाद समुद्र की सतह पर हलचल शुरू हो जाती है और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ गॉडजिला वापस आ जाता है। योजना के मुताबिक कोइची अपने फाइटर प्लेन से उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। गॉडजिला पूरी तरह उसी के पीछे पड़ जाता है और यही टीम चाहती भी थी। धीरे धीरे उसे उसी जगह लाया जाता है जहां पूरा जाल तैयार था। अचानक विशाल केबलें उसकी बॉडी से लिपट जाती हैं। गैस सिलेंडर उसे तेजी से समुद्र की गहराई में खींचने लगते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे योजना सफल हो गई, लेकिन गॉडजिला अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अब भी जिंदा था। अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। विशाल फ्लोट्स खुलते हैं जो उसे तेजी से ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला एक एक करके उन्हें भी फाड़ देता है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगने लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी दूर से दर्जनों छोटी छोटी नावें दिखाई देती हैं। ये आम नागरिक थे, मछुआरे, नाविक और युद्ध से बचे लोग जो अपने देश को बचाने खुद चले आए थे। सभी मिलकर स्टील की केबल पकड़ लेते हैं। सैकड़ों हाथ एक साथ पूरी ताकत लगा रहे थे। आखिरकार गॉडजिला दोबारा समुद्र की सतह पर आ जाता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा ताकतवर नहीं दिख रहा था। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। गुस्से में वो आखिरी बार अपनी एटॉमिक ब्रेथ तैयार करता है। उसकी पीठ के कांटे फिर से नीले रंग में चमकने लगते हैं। अगर इस बार हमला हो गया तो पूरा मिशन खत्म था। यही वो पल था जिसका कोइची इंतजार कर रहा था। वो अपने प्लेन की स्पीड पूरी कर देता है, सीधे गॉडजिला के खुले हुए मुंह की तरफ। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। उसे लग रहा था आखिरकार वो अपने अतीत का हिसाब चुकाने जा रहा है। और अगले ही पल उसका प्लेन सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर घुस जाता है। धड़ाम! इतना भयानक विस्फोट होता है कि पूरा समुद्र कांप उठता है। गॉडजिला का सिर अंदर से फट जाता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद वो समुद्र में बिखर जाता है। आखिरकार गॉडजिला हार चुका था। किनारे पर खड़े सभी लोग खुश होने के बजाय खामोश थे, क्योंकि उन्हें लगता है कोइची भी उस विस्फोट में मारा गया। लेकिन तभी आसमान से एक पैराशूट नीचे उतरता दिखाई देता है। सबकी निगाहें ऊपर चली जाती हैं। वो कोइची था। दरअसल ताचिबाना ने चुपचाप प्लेन में इजेक्शन सीट लगा दी थी। वो चाहता था इस बार कोइची अपनी जान बचाए, क्योंकि मरना नहीं, जिंदा रहना ही उसकी असली जीत थी। जैसे ही कोइची किनारे पर पहुंचता है, सुमिको भागती हुई उसके पास आती है। वो उसे एक चिट्ठी देती है। कोइची उसे पढ़ते ही बिना एक पल रुके अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहाँ बिस्तर पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। नोरिको, वो जिंदा थी, गंभीर रूप से घायल लेकिन जिंदा। उसे देखते ही कोइची खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। शायद पहली बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। लेकिन फिल्म यहीं पूरी तरह खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में कैमरा फिर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहाँ गॉडजिला के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे फिर से जुड़ना शुरू कर देता है। यानी राक्षस मरा नहीं था, वो सिर्फ अगली वापसी का इंतजार कर रहा था। और इसी रहस्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।